नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से योग बनते हैं जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति एक विद्वान ज्ञानी प्रखर ज्योतिषकार बन सकता है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से 6 भाव है जो व्यक्ति को एक विद्वान ज्योतिषकार बनने में सहायक बनते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से 5 ग्रह हैं जो व्यक्ति को एक विद्वान ज्योतिषकार बनने में बहुत ही ज्यादा सहायक बनते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से 12 समीकरण हैं जो एक विद्वान ज्योतिषकार की कुंडली में देखे जाते हैं। तो आइए गहराई से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है लग्न भाव। अगर कुंडली के अंदर लग्न भाव शुभ स्थिति में हो तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव से देखा जाता है कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके आचार विचार संस्कार कैसे हैं, ये सारी बातें लग्न भाव से देखी जाती है। और अगर लग्न भाव बलवान हो तो वो व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट और तेजस्वी प्रभावशाली होता है। उसके बाद आता है दूसरा भाव। दूसरा भाव क्यों महत्व का है? क्योंकि यहां से व्यक्ति की वाणी देखी जाती है। अगर कोई ज्योतिषकार अपनी बात अपने यजमान को ठीक ढंग से समझा न पाए तो वो कैसे एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है? तो दूसरे भाव का शुभ होना बहुत आवश्यक है। अगर दूसरे भाव के अंदर शुभ ग्रह हो या फिर दूसरे भाव का स्वामी बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही मधुर होती है और वो अपनी बात आसानी से अपने क्लाइंट को, अपने यजमान को समझा सकता है। तीसरे नंबर पे आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि 5वें भाव से देखा जाता है कि ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसकी तर्क शक्ति, इसकी तर्क बुद्धि, इसकी स्मरण शक्ति, इसकी ग्रहण शक्ति कितनी है, ये सब 5वें भाव से देखा जाता है। अगर पंचमाधिपति शुभ स्थिति में हो या फिर 5वें भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, इनकी ग्रहण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, इनकी तर्क बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है। और जिसकी भी कुंडली में 5वां स्थान शुभ होता हो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे एक विद्वान ज्ञानी प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसके बाद आता है 8वां भाव। 8वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? गुड ज्ञान, गुड रहस्य, गुड विद्या। तो कुंडली के अंदर जो 8वां भाव है ये गहन चीजों का होता है, यानी कि गुड ज्ञान का होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति बलवान हो या फिर 8वें भाव के अंदर कोई ग्रह बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति भी एक प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसके बाद आता है नवम भाव। नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है कि व्यक्ति कितना विद्वान है, ज्ञानी है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, ये सारी चीजें नवम भाव से देखी जाती है। अगर कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो या फिर नवम भाव का स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। उनको सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए नवम भाव का भी शुभ होना अति आवश्यक है। और आखिरी नंबर पे आता है 10वां भाव, यानी कि कर्म भाव। अगर कर्म भाव के अंदर सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि या केतु जैसे ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति भी एक अच्छे विद्वान प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि जन्म कुंडली के अंदर पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, ये 6 भाव का शुभ होना अति आवश्यक है। अगर ये 6 भाव में से कोई भी 2-3 भाव भी अगर शुभ होते हो तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विद्वान ज्योतिषकार बन सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से ग्रह एक अच्छा ज्योतिषकार बनने में सहायक बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य
प्रकाश का कारक है, सूर्य ज्ञान का कारक है। और शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ज्योतिष का ज्ञान सूर्य ग्रह को दिया था और सूर्य के द्वारा फिर ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ। तो ज्योतिषकार बनने के लिए सूर्य का शुभ होना, बलवान होना बहुत आवश्यक है। दूसरे नंबर पे आते हैं बुध। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो वो लोग आसानी से ज्योतिष विद्या को सीख लेते हैं, क्योंकि बुध ज्योतिष का कारक है। उसके बाद आते हैं गुरु। गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, आध्यात्म का कारक है। और एक अच्छे ज्योतिषकार बनने के लिए व्यक्ति का विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होना अति आवश्यक होता है। उसके बाद आता है शुक्र। आप सभी को पता है शुक्र यानी शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर, बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति एक प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसके बाद आता है केतु। केतु अलगाववादी ग्रह है, लेकिन अगर कुंडली के अंदर केतु शुभ ग्रह के साथ शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति प्रखर ज्योतिषकार बनते हैं। तो इससे हमने जाना कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, उसके बाद बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र और केतु, ये ग्रह ज्योतिषकार बनने में मदद करते हैं। कुछ परिस्थितियों में चंद्र को भी माना गया है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंडली के अंदर वो कौन से 12 समीकरण हैं। अगर वो कुंडली में दिख जाए तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति चाहे तो एक विद्वान, प्रखर, ज्ञानी ज्योतिषकार बन सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध, शुक्र और सूर्य, फिर से कहता हूं, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रहों की युति कुंडली में कहीं भी होती हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बन सकता है। दूसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और शनि, ये 3 ग्रहों की युति पंचम भाव में होती हो, ध्यान से सुनना, पंचम भाव के अंदर सूर्य, बुध और शनि, ये 3 ग्रहों की युति होती हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति भी एक श्रेष्ठ विद्वान, प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। तीसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों ग्रहों की युति, फिर से कहूंगा, सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों ग्रहों की युति 9वें भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति एक प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसके बाद चौथा सूत्र, चौथा समीकरण, ध्यान से सुनना, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति भी एक विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही बुध बैठा है तो यहाँ पे भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग हो रहा है और उसके ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति एक प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। दूसरा, लग्नाधिपति बुध चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और उसके ऊपर अगर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसके बाद 5वां समीकरण, 5वां सूत्र, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाती हो, फिर से कहूंगा, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र ये कुंडली के कारक ग्रह बनकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में युति करते हुए लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाते हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति भी एक विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसके बाद 6वां सूत्र, तो ध्यान से सुनना, अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री
या फिर उच्च का होकर बैठा हो, ध्यान से सुनना, चंद्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर कुंडली में कहीं भी बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति एक विद्वान ज्ञानी प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। वैसे ही जन्म कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की अंशात्मक युति कहीं भी होती हो और गजकेसरी योग बनता हो तो भी ऐसे व्यक्ति एक प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। जैसे कि आपके सामने देखिए, धनु लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की युति लग्न में ही हो रही है तो यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति एक प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसके बाद 7वां सूत्र, अगर कुंडली के अंदर बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हो, ध्यान से सुनना, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध, गुरु और शुक्र, बुध गुरु शुक्र ये तीनों ग्रहों की युति अगर लग्न भाव में, पंचम भाव में या फिर भाग्य भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति एक विद्वान ज्ञानी प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। अभी हम लोग 8वें नियम पे जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु ग्रह, ध्यान से सुनना, जन्म कुंडली के अंदर गुरु ग्रह कारक बनकर केतु के साथ अंशात्मक युति करके धर्म ध्वजा योग नाम का राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही विद्वान ज्ञानी धार्मिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति भी एक विद्वान प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। वैसे ही जन्म कुंडली के अंदर अगर केतु अष्टम भाव में बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। फिर से कहूंगा, अगर केतु अष्टम भाव में बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती हो, 7वीं दृष्टि पड़ती हो, 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति विद्वान ज्योतिषकार बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो केतु है ये गुरु का चेला है और केतु के अंदर गुरु के काफी सारे गुण होते हैं, इसीलिए केतु के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति भी प्रखर ज्योतिषकार बनते हैं। उसके बाद आता है 9वां नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध शनि की युति, ध्यान से सुनना, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध शनि की युति 5वें या 9वें भाव में होती हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति भी एक प्रखर ज्योतिषकार बन सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में मैंने ये भी देखा है कि अगर बुध शनि की युति के ऊपर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो भी वो लोग एक अच्छे ज्योतिषकार बनते हैं। 10वां सूत्र, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और गुरु, फिर से बोलता हूं, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और गुरु ये तीनों ग्रहों की युति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी ऐसे लोग ज्योतिष शास्त्र के अंदर गूढ़ ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक सफल ज्योतिषकार बनकर आगे बढ़ते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं 11वां सूत्र, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे लोग प्रखर ज्योतिषकार बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर सूर्य उच्च का होकर बैठा है, उसके ऊपर स्वगृही शुक्र की दृष्टि है और स्वगृही गुरु की दृष्टि है, तो उच्च के सूर्य को गुरु पंचम दृष्टि से देख रहा है, शुक्र सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो ये भी एक विद्वान प्रखर ज्योतिषकार की कुंडली है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा और एक नियम है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केतु की युति होती हो, ध्यान से सुनना, सूर्य केतु की युति के ऊपर भी अगर गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान ज्ञानी प्रखर ज्योतिषकार बनते हैं। और आखिरी नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु की युति होती हो और उसके ऊपर अगर गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति विद्वान ज्योतिषकार बनते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ज्योतिष के अंदर वो कौन से 12 समीकरण होते हैं, अगर ये बन जाए तो व्यक्ति एक विद्वान ज्ञानी प्रखर ज्योतिषकार बन सकता है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि एक अच्छा ज्योतिषकार बनने के लिए सबसे पहले
जन्म कुंडली के अंदर पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, नौवां भाव और 10वां भाव, ये भाव शुभ होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और केतु, अगर ये ग्रह शुभ हो या इसमें से कोई भी 2-3 ग्रह भी शुभ हो, तो भी ऐसे व्यक्ति एक विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बनते हैं। लेकिन कब? जब कुंडली के अंदर जो ग्रहों की युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनता हो, जिससे ये योग निर्माण होते हैं, उन ग्रहों की जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा आती है, तब व्यक्ति को ज्योतिष सीखने को मन करता है, व्यक्ति ज्योतिष को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और कोई सद्गुरु की कृपा से, कोई सद्गुरु के मार्गदर्शन के साथ जब आगे बढ़ता है, तो वो व्यक्ति एक प्रखर ज्योतिषकार बनकर बाहर आता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषकार बनना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये खाली धन कमाने का जरिया नहीं है। ज्योतिषकार बनने के बाद व्यक्ति कई लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए उसे धर्म के मार्ग पे भेजता है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उसने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की, तो मैं उसे रास्ता बताऊंगा कि भाई तू नवग्रह शांति कर ले, या तो फिर तू सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चांडाल योग, जड़त्व योग, श्रापित योग नाम की पूजा पाठ कर ले। कोई तीर्थ में जाके अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नारायण नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, काल सर्प शांति नाम की पूजा कर ले। तो इस प्रकार से एक ज्योतिषकार अपने यजमान को धर्म के तरफ मोड़ता है, ईश्वर के प्रति मोड़ता है, और जैसे ही वो व्यक्ति ईश्वर के अधीन होता है, ईश्वर की शरण में जाता है, तो भगवान उसके दुख दूर निश्चित तौर पे कर देते हैं। इसीलिए ज्योतिषकार बनना ये सिर्फ धन कमाने का जरिया नहीं है, समाज को धर्म के तरफ मोड़ना और यजमान को धर्म के तरफ मोड़ना, ये बहुत बड़ा काम है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको एक ज्योतिषकार बनने के लिए कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन से सूत्र, कौन कौन से समीकरण बनते हैं, वो सब आपको बताने की कोशिश की। शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य बलवान हो, बुध बलवान हो, गुरु बलवान हो, शुक्र बलवान हो या फिर केतु बलवान हो, कुछ परिस्थितियों में चंद्र और शनि को भी बलवान माना दिखाया गया है, लेकिन वो सब सूत्र के हिसाब से देखा जाता है और महादशा के हिसाब से देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।